प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट लेक्चर, जिसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में केवल 2 क्वेश्चन याद रखिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक करेक्टर के जो 2 ट्रेट हैं उनका जो असॉर्टमेंट या अलग होना है वो दूसरे करेक्टर के अलग होने से डिपेंडेंट नहीं है। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कहते हैं। तभी ये रेशियो 9:3:3:1 मिला है। 9:3:3:1 रेशियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से मिलता है। जब ये नहीं मिलता है इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है, मतलब है फिर लिंकेज हुआ है। बस 2 ही क्वेश्चन यहाँ है। अगर ये मिल रहा है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर लिंकेज है। बस इतना ही क्वेश्चन है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप, राउंड येलो, रिंकल येलो, सभी आपको कल बता ही दिए थे। रेशियो कौन सा मिला? 9:3:3:1। उसका कॉम्बिनेशन भी लिखा है कि 9 इसमें क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है। ये भी क्लियर है कि राउंड और रिंकल का रेशियो 3:1 और येलो ग्रीन का रेशियो 3:1। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो बन जाएगा। मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है 3:1 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा 9:3:3:1 बन जाएगा। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज्ड, क्या? तो ये याद करना, आपको रटना है। सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन वी कॉल्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये टिक कर लीजिए, मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ से आया? तो कहोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से आया। ये लॉ कहता क्या है? तो ये जो कहता है उसको फिर आप भी रटना है। क्या? जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइंड होते हैं किसी हाइब्रिड में, फिर सेग्रीगेशन ऑफ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। बाकी इसमें जो बीच में लिखा है इसमें कुछ खास बात नहीं, 50-50% वो गैमीट बनने को लिखा है। यहाँ क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई है। क्रोमोसोमल थ्योरी से थ्योरी वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मतलब यहाँ न्यूमेरिकल वाला कोई पोर्शन नहीं होगा, थ्योरी रटना है आपको। तो जो रटना है वो देखो मिलेगा, आपको बताएंगे क्या क्या रटना है। जैसे पहला सवाल यही है कि मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया? तो आंसर दोगे 1865 में पब्लिश किया। लेकिन कब तक ये अनरिकॉग्नाइज रहा? तो आंसर देंगे कब तक? 1900 तक। फिर क्वेश्चन पूछा गया क्यों अनरिकॉग्नाइज कहा? तो क्यों का जवाब यहां दिया गया। पहला कारण है कम्युनिकेशन उतना आसान नहीं था जैसा आज है। अगर कम्युनिकेशन आसान होता तो बहुत ज्यादा फैलता, तो किसी न किसी को बात समझ में आ जाती। दूसरा कारण है इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है, जिसको मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर। जिसको मेंडल ने कहा था स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है, यही जिम्मेदार है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट के लिए। ये पेयर ऑफ अलील है जो बेंड नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी सब लिखी हैं, ये खूब पूछी भी गई है एग्जाम में कि मेंडल के फैक्टर की प्रॉपर्टी बताओ। तो कहोगे वही जीन है, वही स्टेबल है, वही डिस्क्रीट यूनिट है, वही कंट्रोल करेंगे। पेयर ऑफ अलील है जो ब्लेंडिंग नहीं करती है। इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसी नाते इनकी बात लोगों को समझ में नहीं आई। तीसरा कारण यह है कि मेंडल की जो अप्रोच थी, कौन सी? मैथमेटिकल अप्रोच, वो भी किसको? बायोलॉजी को समझाने की, ये बिल्कुल नई थी और ये भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसी नाते लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली मेंडल सजेस्ट दैट, क्या? फैक्टर। ये टिक कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया नीट में। फैक्टर क्या है? डिस्क्रीट यूनिट है। इसका क्या नहीं दे पाए? कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। फिर समय बदला, 1900 आया,
3 साइंटिस्ट आए, कौन? डीवरीज, कोरेन और टिसरमाइट। इन दिनों इंडिपेंडेंटली लिखा है रीडिस्कवर, रीडिस्कवर इंपॉर्टेंट है, रीडिस्कवर मेंडल रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस। और इस समय तक थोड़ा सा माइक्रोस्कोप भी एडवांस हो चुकी थी, साइंटिस्ट इस लायक हो चुके थे कि क्या अच्छे से देख सकते थे, सेल डिवीजन को भी देख सकते थे, जिससे ये भी पता चला कि न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये सब देखा जाना संभव हो पाया कब तक? 1902 तक। ये यहाँ से काम की बात शुरू होती है। क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है इसको भी देखा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मियोसिस या माइटोसिस में क्रोमोसोम का मूवमेंट कब वैज्ञानिकों ने देख लिया, तो आंसर क्या देंगे? 1902 में देख लिया। ये तो यहाँ से यहाँ तक सारी कहानी है। अब थ्योरी वास्तव में इस जगह से स्टार्ट है, इसके नीचे थ्योरी दी हुई है। जैसे लिखा ऐसे याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन आएगा, इस जगह से क्वेश्चन पूछेगा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। ये किसने बताया? तो आंसर दोगे क्या? यहां से यहां तक क्वेश्चन लिखा होगा, ये ऑप्शन में होगा। फिर क्वेश्चन बदलेगा, यहां से किसने इस्तेमाल किया क्या? क्रोमोसोम के मूवमेंट का। क्यों? एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मेंडल लॉ एक्सप्लेन करने में क्रोमोसोम के मूवमेंट का इस्तेमाल किसने किया? तो फिर आंसर यही मिल जाएगा। पूरी लाइन नहीं मिलेगी, अलग अलग फुटकर क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा रिकॉल करो, तो रिकॉल करना जो मियोसिस में होता था आपको पहले से ही पता है, उसमें कुछ खास रिकॉल नहीं करना है, एक लाइन केवल रिकॉल करना। जरा देख लीजिए इधर, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अलील का पेयर कब सेग्रीगेट होता है? एनाफेज 1 में कि एनाफेज 2 में? अलील पेयर। तो भैया अलील पेयर का मतलब है यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, ठीक है। तो क्रोमोसोम की पेयर कब टूटता है? ये तो 1 में टूटता है ना। तो याद रखिएगा अलील के पेयर का सेग्रीगेशन कब होता है? तो कहोगे एनाफेज 1, या फैक्टर कब सेग्रीगेट करते हैं? तो भी आंसर क्या देंगे? एनाफेज 1 में ही। बस यही आप याद रखेंगे। यहां जरा देख लीजिए, कह रहा है कि कंपेयर करो क्रोमोसोम और जीन का। तो आपको लगता होगा कि ये क्रोमोसोम है, ये जीन। ऐसा है नहीं, ये जीन है, ये जीन है और ये क्रोमोसोम है। टेबल में से लिख लीजिए। क्या याद रखना, जरा देखिए, चाहे जीन हो चाहे क्रोमोसोम, दोनों और दोनों क्या करते हैं? सेग्रीगेट होते हैं। बस अंतर इस लाइन में है। यहां देखो क्या लिखा है, लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर अगर है तो सेग्रीगेट करेगा क्या? इंडिपेंडेंटली। और यहां ऐसे लिखा है एक पेयर सेग्रीगेट करेगा क्या? इंडिपेंडेंटली। अब काम की बात सुने, जीन का जो पेयर होता है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो प्रकार का होता है, और क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो कभी डिपेंडेंट होता ही नहीं है। इसी नाते यहाँ इंडिपेंडेंट शब्द नहीं लिखा है। तो अगर इंडिपेंडेंट जीन होंगे तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। क्रोमोसोम के मामले में इंडिपेंडेंट ही होते हैं तो अपने आप सेग्रीगेट करेंगे। इस नाते ये लाइन किसके बारे में लिखी है और ये लाइन किसके बारे में लिखी है? जीन। ये नीचे क्वेश्चन लिखा है कि अपने टीचर से डिस्कस करें, तो हो गया डिस्कस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब जीन लिंक होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं करते हैं। यहां कह रहा है ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट कब होंगे? जब ये पहले से ही क्या होंगे? इंडिपेंडेंट पेयर होगा। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है कि एक जीन किसी एक क्रोमोसोम पर होगा और दूसरा जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम पर होगा, तभी तो इंडिपेंडेंट होगा। और अगर ए और बी एक ही होते तो इंडिपेंडेंट होते ना होते। ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर लागू है?
वो जीन पर लागू है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये जनरल कहानी, इसमें कुछ खास बात नहीं है। यहां से फिर रटना है। रटेंगे। सूटन और बॉरी ने पहली बार आर्गुमेंट किया क्या, कि चाहे पेयरिंग हो चाहे सेपरेशन हो, किसका, क्रोमोसोम का, तो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, पेयर ऑफ फैक्टर। भाई क्रोमोसोम पर जो फैक्टर होंगे, जब क्रोमोसोम का पेयर बनेगा तो फैक्टर का भी पेयर बन जाएगा। जब क्रोमोसोम अलग होंगे तो फैक्टर भी क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। फिर सूटन ने ही बताया, क्या इस्तेमाल कर लिया, किसका, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन का, किसके साथ, और तब इन्होंने क्या कहा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया कितने, तो एक नाम सटन दोगे, अगर ये ना मिले तब आप सटन एंड बाउरी दोगे, ठीक है। लेकिन जरा चेंज हो जाएगा, चेंज होके आ भी चुका है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस थ्योरी किसने दिया, तो आंसर बदल जाएगा। थ्योरी दिया किसने और प्रूफ किसने किया, तो दिया किसी और ने, प्रूफ किसी और ने किया है। दिया किसने, तो सटन ने, प्रूफ किसने, टीएच मॉर्गन। मॉर्गन ने किसके साथ काम किया, तो कहोगे टिनी फ्रूट फ्लाई, नाम क्या, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कह रहा ये सुटेबल क्यों थी, ये पूछा जाता है, इसी का चुनाव क्यों किया गया, तो कई कारण है। जैसे पहला, इसको सिंपल सिंथेटिक मीडियम में आसानी से ग्रो करा लेंगे, इसकी लाइफ साइकिल कितनी देर में पूरी होगी, 2 हफ्ते में पूरी हो जाएगी, और एक मेटिंग में बहुत सारी क्या बनेंगी, प्रोजनी बनेंगी। यहाँ बिल्कुल क्लियर डिफरेंशिएशन है किसके, मेल और फीमेल, और यहाँ पर बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन पाई जाएंगी जिनको हम देख सकते हैं किससे। तो क्वेश्चन ये आया है एग्जाम में, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछा है कि मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो इसमें से कोई ना कोई कारण आपको एग्जाम में मिलेगा। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में थ्योरी बहुत सारी लिखी है, इससे रटने से काम चलेगा नहीं। 2 बातें आप याद रखेंगे, वो हम आपको समझा दे रहे हैं क्या याद रखना है। वो आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। इस केस में जो पेरेंटल होंगे वो कितने होंगे, तो वो होंगे 10/16, और जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो होंगे 6/16। परसेंटेज बताओ कितना हुआ, इसका आएगा 37.5, और इसका निकाल लो, देखो बताओ कितना आएगा है? उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, हाँ ये होगा, निकाल के बताओ भाई। अरे ये क्या हो गया, हाँ बताओ। 62.5 और ये 37.5। अब काम की बात सुने, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट और मेंडल के, सही है, इधर देखो क्या हुआ था। मॉर्गन कह रहे हैं, एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, मॉर्गन कह रहे हैं कि यदि जीन सेम क्रोमोसोम पर होंगे, यदि जीन सेम क्रोमोसोम पर होंगे तो क्या नहीं होगा, नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक क्वेश्चन, तो लोगों ने पूछा फिर होगा क्या, तो कहा लिंकेज हो जाएगा।
इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे फर्क आप समझ लीजिए। फर्क ये होगा कि जब लिंकेज होगा तो दो मेन फर्क आएंगे। एक फर्क ये आ जाएगा कि जो पेरेंटल हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट क्या कर जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसी नाते पीछे जो डायग्राम बना उसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में आप देख लो, दोनों एक क्लास में आप देखोगे तो दोनों केस में ये 62.5 से ज़्यादा होगा और ये 37.5 से कम होगा। इसका कारण क्या बताएं? लिंकेज। एक क्वेश्चन है केवल बस कि जब कभी जीन एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि जीन लिंक होते हैं तब पेरेंटल का परसेंटेज बढ़ जाता है, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज घट जाता है। बस इतना ही इन्होंने बताया है। उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट किए थे, अब देखते हैं। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस, किसमें? ड्रोसोफिला। बस यहाँ जो जीन थे वो क्या थे? सेक्स लिंक थे। ऐसा ही सिमिलर डाइहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे जैसा मेंडल ने कहा किया था। मॉर्गन ने जब हाइब्रिडाइज किया किसको? येलो बॉडी और वाइट आई क्या लिया था, और ब्राउन बॉडी रेड आई क्या लिया था? मेल लिया था। और इंटर क्रॉस किया तो जो F1 प्रोजनी मिली उसके बाद उसकी सेल्फिंग कराए तो इन्होंने बताया कि टू जीन डिड नॉट इंडिपेंडेंटली, इसी नाते इनका जो रेशियो था वो ये नहीं मिला। रेशियो नहीं मिला का मतलब क्या है? फिर लिंकेज है, क्योंकि दोनों जीन क्या इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए। मॉर्गन और उनके साथियों ने बताया कि जो जीन थे वो कहाँ थे? कहोगे एक्स क्रोमोसोम पर थे। इन्होंने कहा है कि टू जीन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस सिचुएटेड कहाँ थे? सेम क्रोमोसोम पर थे। तो ये टिक कर लो यहां से। प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा? क्या होगा? हाई होगा। किससे? नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल का मतलब रिकॉम्बिनेंट कह सकते हो। मॉर्गन ने इसको बताया होगा क्योंकि क्या हो गया है? फिजिकल एसोसिएशन, या क्या हो गया है? लिंकेज बिटवीन टू जीन। और टर्म क्या दे दिया? लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन। इन्होंने ही टर्म क्या दिया? रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब क्या? नॉन पेरेंटल जीन। तो टर्म लिंकेज और टर्म रिकॉम्बिनेशन दोनों किसके दिए हुए हैं? इन्हीं के दिए हुए हैं। मॉर्गन और उनके साथियों ने बताया क्या? देखो जरा, कि जब जीन सेम क्रोमोसोम पर होते हैं देवर टाइटली लिंक, तो जब बहुत टाइटली होंगे तो बहुत लो रिकॉम्बिनेशन। ये याद रखिएगा, जितना ज्यादा लिंक होंगे उतना रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? कम होगा। और अगर ये लूजली लिंक होंगे तो थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा। लेकिन चाहे जितना ज्यादा हो जाए 37.5 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। वो तो स्टैंडर्ड था ना, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। कह रहा दो क्रॉस पीछे देख लो। पहले वाले केस में लिखा है जीन ऑफ व्हाइट आई एंड येलो बॉडी क्या था? बहुत टाइटली लिंक, क्योंकि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन था? केवल 1.3%। जबकि व्हाइट आई और मिनिएचर विंग का जब कराया गया तो बताओ किससे किसका लिंकेज ज्यादा था? तो व्हाइट और येलो का क्या था? लिंकेज ज्यादा था, और व्हाइट और मिनिएचर का लिंकेज क्या था? कम था। फिर यहां से कहानी बदल गई। इनके स्टूडेंट आ गए कौन? अल्फ्रेड स्टुटवेंट। नाम याद रखिएगा, और एज सच एग्जाम में आया, कुछ चेंज नहीं किया है। कह रहा कौन से वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन ऑन सेम क्रोमोसोम को यूज किया एज ए, और फिर जीन को मैप कर दिया कहां? क्रोमोसोम पर। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब क्या है? अल्फ्रेड स्टुटवेंट। आज इसी को क्या कहते हो? जेनेटिक मैपिंग कहते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे। यहां जरा देख लो बेटा,
इस केस में पेरेंटल कितना है, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम है ना, यहाँ पेरेंटल थोड़ा सा बेहतर है, रिकॉम्बिनेंट भी थोड़ा बेहतर है, तो यहाँ लिंकेज ज्यादा है कि यहाँ लिंकेज ज्यादा है, यहाँ लिंकेज ज्यादा है, यहाँ लिंकेज कम है। इसका मतलब ये दो जीन क्या हैं, टाइटली लिंक हैं, और ये क्या हैं, लूजली लिंक हैं। लूजली टाइटली का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ये दो जीन है और एक जीन ये है, तो भाई ये दो जीन ज्यादा टाइटली लिंक होंगे और ये जीन लूजली लिंक होंगे। अब रटना शुरू, इसमें सब कुल याद करने वाला है। मेंडल ने डिस्क्राइब किया है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फ्लावर कलर, जैसे पर्पल हो, व्हाइट हो, लेकिन कह रहा है जब आप चारों तरफ देखते हो तो बहुत सारे ऐसे ट्रेट मिलते हैं जिसमें ऐसा होता नहीं है। हमको क्या मिलता है, ग्रेडियंट मिलता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, कह रहा केवल टाल और शार्ट पीपुल नहीं होते हैं, लोग कई हाइट के होते हैं। ऐसे ट्रेट टिक कर लो, सच ट्रेट कंट्रोल बाई 3 या मोर जीन कहते क्या हो, पॉलीजेनिक ट्रेट। क्या कहते हो, पॉलीजेनिक ट्रेट। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अकाउंट ये प्रभावित होता है किससे, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंट से। ये आया हुआ सवाल है, कौन सा इनहेरिटेंस है जो इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है, तो इन्वायरमेंट से ये प्रभावित हो जाता है। ह्यूमन स्किन कलर किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक। और हाइट भी किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक का। ऐसे केस में इफेक्ट ऑफ अलील क्या होता है, एडिटिव होता है। 3 जीन है ए बी सी, तो 3 डोमिनेंट होंगे और 3 क्या होंगे, रेसेसिव। यहाँ 3 क्वेश्चन याद करना है। अगर ये कंडीशन है तो कैसी स्किन होगी, और अगर ये स्किन कंडीशन है तो लाइटेस्ट होगी। तो अगर इंटरमीडिएट कंडीशन है तो इंटरमीडिएट स्किन बनेगी, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। इस केस में क्या बनेगी, इंटरमीडिएट स्किन। क्वेश्चन क्या मिलेगा, 3 क्वेश्चन है केवल बस। पॉलीजेनिक का मतलब जब कभी किसी एक कैरेक्टर के लिए कई जीन जिम्मेदार हों तो पॉलीजेनिक। एग्जाम्पल 2, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर। हाँ और भी, लेकिन कम से कम 2। फिर क्वेश्चन पूछेगा ये ऐसा कैरेक्टर है जिसमें इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, जीन के इफेक्ट को जोड़ा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है ह्यूमन स्किन के कितने जीन, 3 डोमिनेंट 3 रेसिड्यू जोड़ लेंगे तो फिर बताएगा सबसे डार्क कब होगा, जब सब डोमिनेंट। सबसे लाइट कब होगा, जब सब रेसिड्यू। और इंटरमीडिएट कब होगा, एक डोमिनेंट एक रेसिड्यू। बस इतने ही क्वेश्चन रटना है केवल। उसका ठीक उल्टा ये है, जब कभी एक जीन से कई कैरेक्टर प्रभावित हों तो क्या कहोगे। पहले क्या था, एक कैरेक्टर के लिए कई जीन, अब क्या है, एक जीन से कई कैरेक्टर। इफेक्ट ऑफ जीन सिंगल फिनोटाइप। बहुत जगह है कि सिंगल जीन प्रभावित करता है किसको, मल्टीपल फिनोटाइप। बस इतने लाइन आती है, सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप। प्लियोट्रॉपी देखना चाहते हो तो कहाँ हमको देखने को मिलेगी, फिनाइल कीटोन्यूरियम देखने को मिलेगी। ये उस जीन में म्यूटेशन हो गया जो कि एंजाइम बनाता था ना, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्साइलेज। याद रखिएगा ये शब्द लिखा है, सिंगल जीन म्यूटेशन। ऐसे पूछ लेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया किसके नाते होता, तो आप आंसर ये दीजिएगा, सिंगल जीन म्यूटेशन, जो मैनिफेस्ट करता है बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। जैसे एक क्या खराब हो जाएगा, मेंटल, और दूसरा हेयर, और तीसरा स्किन। जीन एक खराब, असर 3 जगह पड़ा, क्या कहोगे, प्लियोट्रॉपी। इसमें बहुत सारी कहानी बहुत दी है डिटर्मिनेशन में, काम की कम बातें लिखी हैं। यहां से टिक करेंगे। हैंकिंग ने बताया कि एक स्पेशल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ इंसेक्ट में मिलता है। क्या बताया, कहा 50% स्पर्म में ये मिलता है और 50% स्पर्म में नहीं मिलता है। लोगों ने कहा ये है क्या, इसका नाम क्या रख दिए, इसका नाम एक्स बॉडी रख दिए। एक्स बॉडी रख दिए, बाद में पता चला कि ये तो क्रोमोसोम है, तो फिर उसी का नाम क्या रख दिया गया, एक्स क्रोमोसोम।
हिंदी में एक लाइन केवल, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने पहली बार ये बताया कि क्रोमोसोम या जीन का कुछ सेक्स के डिटर्मिनेशन में रोल है? कहोगे हैंकिंग। किस पर काम किया? इंसेक्ट पर। क्या बताया? कहा स्पर्म बनने में कुछ में वो स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता और कुछ में वो स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं मिलता। बाद में पता चला कि जिसको ये एक्स बॉडी कह रहे थे वास्तव में क्या था, और अगर वो क्रोमोसोम था तो उसका नाम क्या रखना पड़ा? उसका नाम रखना पड़ा क्या? एक्स क्रोमोसोम। हाँ, ये पॉइंट टिक कर लीजिए। ज्यादातर इंसेक्ट में कौन सा पैटर्न होता है? XO होता है। XO का मतलब ये होता है कि मेल हो जाएगा XO, फीमेल हो जाएगी XX। तो वो एक्स बॉडी स्पर्म में किसी में होगी, किसी में नहीं। और वाई में, सॉरी ओवम में, ओवम में, तो ओवम में तो दोनों में होगी ना, ये वाला तो दोनों में जाएगा। जनरल कहानी यहां लिखी, कुछ खास बात नहीं है इसमें। जो हमको आपको याद रखाना वो ये देख लीजिए, बस जो हम याद करने वाली बात बता दें। सिर्फ आप एक टेबल हम बनाए दे रहे हैं, वो याद कर लेना है बस आपको। ह्यूमन, बर्ड, ग्रास हापर और माथ। इधर लिख लेना है एक्स 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 वाई, ये है जेड डब्लू, ये है एक्स 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 ओ, और ये है एक्स ए। बस ये याद रखना। क्या ये सारे फीमेल हैं और ये सारे मेल हैं? आपसे यहां केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 3 क्वेश्चन याद रखेंगे, आराम से बताएं। ह्यूमन में अलग अलग प्रकार के गैमीट कौन बनाएगा? मेल। तो मेल क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा हेटेरो गैमेटिक। अच्छा, बर्ड में 2 प्रकार के गैमीट कौन बनाएगा? तो फीमेल हो जाएगी क्या? हेटेरोगैमेटिक। अच्छा, ग्रासहापर में 2 प्रकार कौन बनाएगा? तो फिर मेल आ जाएगा, मेल हो जाएगा क्या? हेटेरोगैमेटिक। और माथ में फीमेल है हेटेरोगैमेटिक। बस इतना ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये सवाल जो एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन देता है, कहता ये बताओ इसमें से मेल हेटेरोगैमेटिक कौन है या फीमेल हेटेरोगैमेटिक कौन है? तो बताओ किसमें किसमें मेल हेटेरोगैमेटिक है? ह्यूमन में और किसमें? ग्रासहॉपर। और फीमेल हेटेरोगैमेटिक तो किसमें किसमें है जो स्पर्म सेक्स डिटरमाइन करेगा? ह्यूमन और किसमें किसमें ओवम डिटरमाइन करेगा? एक और, चाहे जो क्रॉस करा लीजिए, मेल फीमेल का रेशियो 1:1 आएगा, या यो कहो फीमेल कितने परसेंट? 50, और मेल कितने परसेंट? 50। इतना ही याद रखना। एक आखिरी क्वेश्चन, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है? तो देखो यहां XO लिखा है, इसका मतलब मेल में एक कम हो गया ना, और यहां फीमेल में एक कम हो गया। तो इन दोनों में जो नंबर है वो क्या है? नॉट इक्वल। जबकि इन दोनों में सिर्फ इतना याद रखेंगे, डिटर्मिनेशन के सारे क्वेश्चन सही हो गए। मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सा पैटर्न किसमें पाया जाएगा? एक्स 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 वाई ह्यूमन, जेड डब्ल्यू जेड जेड बर्ड। अब बर्ड में किसी का भी नाम दे सकता है, वो चाहे फाउल का दे दे, चाहे जिसका हैन का दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आएगा एक्स 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 ओ किसमें है? ग्रास हापर। और XO XX किसमें है? मॉथ। बस इतना क्वेश्चन, इसको देखते ही आप पहचान लेना ये वाला क्या है? फीमेल, और ये वाला क्या है? मेल। तो कौन होमोगेमेटिक, कौन हेटेरोगेमेटिक? देख के बता दोगे। जो हेटेरोगेमेटिक होता है वही सेक्स को
डिटरमाइन करता है, बस इतने क्वेश्चन। रेशियो सब में क्या 50-50%। नंबर किसमें बराबर होते हो किसमें नहीं होते हैं, है? अच्छा, किसके किसके स्पर्म में, दोनों स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होंगे? दोनों में होंगे। इधर देखो, मॉथ में स्पर्म में दोनों में एक्स क्रोमोसोम होंगे, और ग्रासहॉपर में, ओवम में दोनों में होंगे, ग्रासहॉपर में, ओवम में, और हम लोगों में तो एक्स वाई है ना। हाँ, ये देखो गैमीट, बर्ड का जो ओवम है वो सेक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। बस इतनी कहानी याद रखेंगे, डिटर्मिनेशन का सवाल आपका हो जाएगा। तो यहाँ रटना नहीं है ना, इसमें अंडरलाइन करना कोई बहुत मतलब नहीं है, सब वही कहानी लिखा है, मेल हेट्रोगेमिटी फीमेल हेट्रोगेमिटी, यही सब वही चल रहा है। हाँ, ये अलग कहानी आ गई है। हनी बी में जरा देख लो, हनी बी में फीमेल क्या होती है 2n, मेल क्या होते हैं n, एक क्वेश्चन। दूसरा देखो, यहां जब गैमीट बनेगा तो, यहां जब गैमीट बनेगा तो गैमीट हमेशा किसके बनेंगे, n के ही तो बनेंगे। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, ये दोनों फर्टिलाइज हो गए तो ये बनेगा तो फीमेल, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फीमेल, और बिना फर्टिलाइजेशन कौन बनेगा, मेल। इतने क्वेश्चन याद रखना है। कौन हेप्लॉइड कौन डिप्लॉइड, फीमेल और मेल हेप्लॉइड। कौन पार्थिनोजेनेसिस से बनेगा, कौन फर्टिलाइजेशन से बनेगा, और फीमेल फर्टिलाइजेशन। एक बात और, इस मेल का फादर कौन है ही नहीं, केवल मदर है। तो मेल के पास फादर नहीं होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। इसी नाते मेल के सन भी नहीं होंगे, क्या होंगे, ग्रैंड सन। 4 क्वेश्चन याद रखना। हनी बी में हेप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, मेल हेप्लॉइड फीमेल डिप्लॉइड होती है, मेल पार्थिनोजेनेसिस से फीमेल फर्टिलाइजेशन से। मेल के ना तो फादर होते हैं ना तो सन होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं और ग्रैंड सन। ये याद रखना, बाकी सब भूल जाना। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी किस पर आधारित है, नंबर पर आधारित है। क्योंकि अगर एग डेवलप होनी है किसमें, फीमेल में, तो किससे बनेगी, फर्टिलाइज, और अगर अनफर्टिलाइज है तो क्या बन जाएगा, मेल। बस मेल का नाम ड्रोन, और जो फीमेल होंगे वो 2 होंगे, या तो क्वीन या तो वर्कर। हेप्लॉइड कौन डिप्लॉइड कौन, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स टर्मिनेशन। ये यहां से रखो, टिक करो। मेल के पास क्या नहीं होते हैं, इस नाते क्या नहीं हो सकते हैं, तो होते क्या हैं, और क्या, ग्रैंड सन होते हैं। म्यूटेशन में तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ, म्यूटेशन सारा चला गया किसमें, 12th वाली एनसीईआरटी में। फिर भी यहाँ 2-3 क्वेश्चन है वो याद रखेंगे। अरे सॉरी, 12th वाली नहीं, अगले वाले चैप्टर में चला गया है। अगला चैप्टर कौन सा, 12th तो पढ़ ही रहे हैं, मॉलिक्यूलर में। हाँ, वहां ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। चलिए, अगर लॉस हो जाए तो डिलीशन, और गेन हो जाए तो, या क्या कहोगे, ऑफ सेगमेंट, जिससे क्या बदल जाएगा, क्रोमोसोम। जीन कहाँ पाया जाएगा, क्रोमोसोम। अंततः क्या होगा कि एबनॉर्मलिटी या एबरेशन आ जाएगा। इसके ऊपर का क्वेश्चन भले ही कुछ न याद रहे आपको, यहां से टिक करोगे, ये लाइन नहीं भूलोगे। क्या, क्रोमोसोमल एबरेशन कॉमनली ऑब्जर्व इन किसमें, कैंसर सेल। ये एक सच लाइन आएगी। और सुनो, म्यूटेशन ड्यू टू किसमें, सिंगल बेस पेयर को कहते क्या हो, और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है। बस ये 2 क्वेश्चन। अगर ढेर सारे पेयर में बदलाव होगा तो क्या कहोगे, तो इतना आप जरूर याद रखोगे, इतना। फिर आप बाकी कहाँ पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाएंगे। कह रहा म्यूटेशन आपकी समझ के बाहर है अभी,
मतलब एक चैप्टर पढ़ते आपकी समझ बढ़ जाएगी। अगर अभी आपके समझ के बाहर है फिर भी लाओ थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। कुछ केमिकल कुछ फिजिकल फैक्टर हैं जो इंड्यूस करेंगे क्या, कहोगे क्या, एग्जाम्पल नहीं भूलोगे। कौन? यूवी रेडिएशन। ये क्या है? म्यूटाजन है। मतलब पहले बता रहा है आपकी समझ के बाहर है। अच्छा सुनो, पेडिग्री एनालिसिस की जो ये थ्योरी लिखी है इसका कोई मतलब नहीं, ये बगल में जो डायग्राम बना इसका मतलब है। तो एक 3 लाइनें हम बोले दे रहे हैं वो सुन लीजिए। पहला सवाल, पेडिग्री एनालिसिस है क्या? तो कहोगे एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इन ए फैमिली। किसी फैमिली में किसी एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करने को पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। बात खत्म। दूसरा, किस वैज्ञानिक ने इसकी शुरुआत की? तो कहोगे फ्रांसिस गाल्टन ने इसकी शुरुआत की। दूसरा। तीसरा, क्यों एनालिसिस करेंगे? तो क्यों के 2 आंसर हैं। हम ये पता करना चाहते हैं कि उस बीमारी का इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसा है। पैटर्न का मतलब क्या बीमारी क्रिस क्रॉस तो नहीं चल रही है, एक जनरेशन में फीमेल अगले में मेल फिर फीमेल, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम ये पता करना चाहते हैं कि बीमारी ऑटोसोम से जुड़ी है कि सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी है। हम ये भी पता करना चाहते हैं कि बीमारी डोमिनेंट है कि रेसेसिव। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेडिग्री एनालिसिस से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? तो कहोगे ये पता कर सकते हैं कि डोमिनेंट है कि रेसेसिव, ऑटोसोम से है कि सेक्स क्रोमोसोम, बस इतना ही पता कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ मेंडेलियन डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस को ट्रेस किया जाएगा किससे? पेडिग्री एनालिसिस। इसके लिए बहुत सारे सिंबल यूज किए जाएंगे, वो सिंबल याद होने चाहिए। अगर स्क्वायर बना है और कुछ भरा नहीं है तो मेल, सर्कल है और बना नहीं तो फीमेल, और ऐसे अगर बना है तो सेक्स पता नहीं। ये बच्चे हैं, जैसे लिख दिया इसके अंदर 2, तो 2 चिल्ड्रन कहा जाएगा। अब वो मेल भी हो सकते हैं वो फीमेल भी। हाँ, इसके अंदर अगर 2 लिख दिया तो 2 मेल हो गए, और इसके अंदर 2 लिख दिया, क्लियर हो गया। तो कोई अगर ये बताए कि हाँ बच्चों को बीमारी थी, किसको थी नहीं पता है, तो बच्चा का सिंबल ये होगा। ठीक है। हाँ, अगर फिल कर दिया तो एफेक्टेड। एफेक्टेड का मतलब बीमारी, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे फिनाइलकीटोन्यूरिया, उससे कोई मतलब नहीं है। सिंगल लाइन है तो मेटिंग कहेंगे। मेटिंग का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मेटिंग भी कहोगे। लेकिन अगर डबल लाइन है तो लिखा क्या है? कंसेंगुनियस मेटिंग, घातक, खतरनाक मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या तो ये लाइन आएगी या तो ये लाइन आएगी। इंपॉर्टेंट। एक लाइन है तो सामान्य मेटिंग है, फिर ये लाइन उतरी है, फिर ये 2 बच्चे दिखा रहे हैं, पेरेंट ऊपर बच्चे नीचे। आर्डर देखो क्या है, लेफ्ट टू राइट, मतलब पहला बच्चा ये है और दूसरा बच्चा ये है। ये क्या है? पेरेंट में सामान्य मेटिंग, एक ही बच्चा है, और यहाँ क्या है? बच्चे लिखे, अंदर क्या लिखा है? 5, मतलब 5 ऑफ स्प्रिंग है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कौन सी मेटिंग ठीक नहीं है, कौन सी है? तो आंसर देंगे क्या? जिसमें 2 लाइन होगी, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। अब यहां अंडरलाइन देखो, कर लो। एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली इज कॉल्ड। ठीक, एक क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस का क्या फायदा मिलेगा? यहां जनरल कहानी लिखी है। डिसऑर्डर 2 कैटेगरी के होते हैं, एक मेंडेलियन एक क्रोमोसोम। यहां से टिक कर लो, ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। मेंडेलियन डिसऑर्डर मेनली बाई अल्ट्रेशन या म्यूटेशन इन, क्या कहोगे? सिंगल जीन। एक क्वेश्चन ये टिक कर लो, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर
ट्रेस इन फैमिली बाई पेडिग्री एनालिसिस। फिर एक टिक कर लो, मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से हैं? तो हीमोफीलिया, सिस्टिक है, सिकल है, कलर ब्लाइंडनेस, थैलासीमिया, ईटीसी। या तो कैसे होते हैं? डोमिनेंट, या तो कैसे? रेसिव। ये लिखा है बाई पेडिग्री एनालिसिस हम आसानी से समझ सकते हैं कि डोमिनेंट है कि रेसिव है। हम ये भी समझ सकते हैं कि किससे जुड़ी है? सेक्स क्रोमोसोम, जैसे कौन? हीमोफीलिया। या किससे जुड़ी है? ऑटोसोम। ठीक है, तो ऑटोसोम से जुड़ी है कि सेक्स, ये भी पता कर सकते हैं, और या तो ये भी पता कर सकते हैं कि डोमिनेंट है कि रेसिव। अच्छा, ये दोनों पेडिग्री जरूर रट लीजिएगा। किस्मत अच्छी अगर रही तो यही दोनों में से कोई आ जाएगी, तब तो आप लगा पाओगे, और अगर नहीं आ गई या तो बहुत समझे होगे तब तो आप निकाल पाओगे, वरना फंस जाओगे। तो ये दुआ करेंगे कि यही दोनों में से कोई आ जाए। अगर ये आ गई तो पहचान लीजिएगा ये किसकी है। पहली वाली है ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल कौन है? आया हुआ है, लास्ट ईयर सवाल ही आया है। निम्नलिखित में से ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन है? इतने बताओ कौन है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ये क्या है? ऑटोसोमल रेसिव। कौन सी? कैसे पहचानोगे? तो देखो बहुत साफ चीज दिख रही है, यहां स्किप जनरेशन है और यहां स्किप जनरेशन नहीं है। देखो इसका मतलब क्या होता है? देखो इस जनरेशन में बीमारी नहीं है, लेकिन इस जनरेशन में दो लोगों का है। फिर देखो इसको नहीं, इनको किसी को नहीं है, फिर इनके बच्चों को है। आपको अजीब लग रहा है, माँ बाप को नहीं है लेकिन बच्चों को है, फिर माँ बाप को नहीं है फिर बच्चों को है। इसको कहते हैं स्किप जनरेशन। यहाँ देखो, माँ बाप में से किसी एक को है तो बच्चों में है, फिर माँ बाप में से किसी एक को है तो बच्चों में है, माँ बाप को नहीं है बच्चों को नहीं है। इसके कहते हैं स्किप ना होना। अगर माँ बाप में बीमारी है तो बच्चों में जरूर होगी, ये स्किप नहीं है। इसका मतलब क्या है? डोमिनेंट। और माँ बाप में नहीं और बच्चों में है, स्किप है। मतलब क्या? रेसिव। हिंदी में याद रखना, स्किप जनरेशन है तो रेसेसिव और नहीं है तो डोमिनेंट। एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लीजिए कोई नई आ जाए तो स्किप वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। यही आ जाएगी तो ये कौन सी है? ऑटोसोमल। और ये कौन सी है? ऑटोसोमल रेसिव। अच्छा, काम की बात सुनो। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के जो सवाल हैं वो आप थ्योरी रट के नहीं कर सकते हो, संभव ही नहीं है। अब सोचो कि लाओ एनसीईआरटी की लाइनें रट लें और हम इसके क्वेश्चन कर डालें, होने नहीं है। तो वो तो आपको कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा। तो एक हम क्रॉस करके अभी दिखा देते हैं कैसे करना है, बाकी जो रटने वाले पॉइंट है वो आप रट लीजिएगा। देखो क्या है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि पहचाना कैसे जाता है सवाल को। तो सवाल में 3 प्रकार के लोग होते हैं। देखो, अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में हमको 3 परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। देखो क्या है। अगर फीमेल प्योर नॉर्मल है तो दोनों के ऊपर कैपिटल एच लिखेंगे, इसको होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं। अगर एक पर कैपिटल एच है एक पर स्मॉल एच है तो ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन ये भी क्या होगी? नॉर्मल। इस पे स्मॉल एच है इस पे स्मॉल एच है तो क्या? सफर। तो ये बेटा क्या है? नॉर्मल। ये भी क्या है? नॉर्मल। लेकिन ये क्या है? सफर। इसी नॉर्मल को कैरियर कहा जाता है। एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा देखो, मेल में 2 ही ऑप्शन है, या तो एक्स के ऊपर कैपिटल एच होगा या तो एक्स के ऊपर, अगर कैपिटल एच है तो नॉर्मल और स्मॉल एच है तो सफर। तो पहले तो हमको ये 6 याद होने चाहिए कि कौन सा जीनोटाइप लिखा जाता है। अगर आप ये सही लिखोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही होगा। एक और बात याद रखिएगा,
किसी फीमेल के पास जो 2 एक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स आया है मदर से और एक एक्स आया है फादर से, तो फीमेल का जीनोटाइप लिखने से पहले ये सोचेंगे जरूर कि इस फीमेल की मदर कैसी है और इस फीमेल का फादर कैसा है, क्योंकि एक तो मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। अच्छा, मेल में जो एक्स है वो केवल मदर से ही आता है, तो मेल का जीनोटाइप लिखने से पहले मेल की मदर का ध्यान देंगे, मेल के फादर से कोई मतलब नहीं है। 3 बातें, क्या जीनोटाइप साफ साफ क्लियर होना चाहिए, फीमेल का जीनोटाइप लिखने से पहले ये क्लियर कर लेना है कि उसके मदर और फादर की स्थिति क्या है, और मेल का जीनोटाइप लिखने से पहले ये क्लियर कर लेना है उसके मदर का जीनोटाइप क्या है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई फीमेल है और ये कैरियर है, तो जरा बताओ अगर कैरियर है तो ये डॉटर को क्या देगी? तो डॉटर को ये एक्स क्रोमोसोम देगी। अगर हो सकता है ये वाला एक्स दे दे तो कैपिटल एच आ सकता है, और हो सकता है दूसरा वाला एक्स दे दे तो स्मॉल एच। तो डॉटर के पास कैपिटल एच भी पहुंच सकता है, स्मॉल एच भी पहुंच सकता है। अच्छा, ये सन को क्या देगी? सन को क्या देगी? तो सन को भी एक्स ही तो देगी, वाई तो देगी नहीं, वाई के बाद है ही नहीं। क्या देगी? या तो कैपिटल एच आएगा या तो दूसरा वाला आएगा स्मॉल एच। इसका मतलब यह है कि मदर के मन में लड़के और लड़की के लिए कोई अंतर नहीं है, जो लड़के को देंगे वही लड़की को देंगे। यहाँ भी क्या हो सकता है, कैपिटल एच भेज सकते हैं, स्मॉल एच भेज सकते हैं, और यहाँ भी कैपिटल एच और स्मॉल एच। अब इधर आ जाओ, जो मेल है और मान लेते हैं कि ये सफर है। अब देखिएगा, इस मेल के पास जो ये वाई क्रोमोसोम है वो 100% किसके पास आएगा? सन के पास आएगा। तो यहां से तो आना क्या है, केवल वाई। तो क्या कभी हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस का जीन यहां आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन जो ये एक्स है वो किसको देगा? वो तो डॉटर को ही देगा। अब डॉटर को देगा तो देखो, डॉटर के पास पहले से अगर कैपिटल एच होगा तो बगल में क्या लिखो, तब भी क्या हो गई, कैरियर हो गई। और पहले से स्मॉल एच और बगल में क्या लिख दोगे तो अब क्या हो जाएगी? तो बताओ किसी भी डॉटर के सफर होने के लिए क्या चाहिए? तो फादर भी स्मॉल एच भेजे, मदर भी स्मॉल एच भेजे। फादर स्मॉल एच कब भेजेगा? जब उसके पास होगा, मतलब वो सफर होगा। तो एक लाइन में कंक्लूजन, डॉटर तभी सफर होगी जब उसका फादर क्या होगा, सफर होगा। मदर अगर सफर भी है तो एक ही एस तो आएगा, दूसरा एस तो आएगा नहीं। तो किसी डॉटर के सफर होने की शर्त है क्या? फादर मस्ट बी सफर। एक और लाइन देख लीजिए बस। जैसे मान लेते हैं कि फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है, तो क्रॉस देखो कैसे कराते हैं। इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, क्या लिखोगे? इधर कैपिटल एच, इधर भी कैपिटल एच। इसी का इसके साथ क्रॉस कराओ, यहां अच्छा वाई के साथ, चलिए सही कर लेते हैं, कैपिटल एच। अच्छा, इसका इसके साथ कराओ, दोनों एक्स होंगे, कैपिटल एच और स्मॉल एच। अच्छा, इसका इसके साथ कराओ, यही तो होगा। जरा बताओ ये फीमेल है कि मेल? फीमेल ये, मेल ये, फीमेल ये, मेल। ये बताओ नॉर्मल है कि सफर है? नॉर्मल ये, नॉर्मल ये, नॉर्मल। कैरियर तो बात की बात है तो नॉर्मल ही। और ये सफर। जरा आराम से बताएं, मेल में कितने लोग नॉर्मल, कितने लोग सफर? तो सिर्फ मेल देखेंगे, एक नॉर्मल एक सफर। तो कहोगे एक है कितने में से? 2,
एक है कितने में से? 2। अच्छा फीमेल में बताओ, नॉर्मल और सफर, ये फीमेल भी नॉर्मल, ये फीमेल भी नॉर्मल, तो कहो कि दोनों नॉर्मल हैं कितने में से? 2 में से, और सफर क्या हो गए? 0। अच्छा ये बताओ चाइल्ड, नॉर्मल और सफल, तो 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 3 नॉर्मल है कितने में से? और कितने सफर? 1, कितने में से? बस इतना याद रखना है। पॉसिबिलिटी लिखने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि आप लिख किसकी रहे हैं, सन की बता रहे हैं कि डाटर की बता रहे हैं कि चाइल्ड की बता रहे हैं। सन की बता रहे हैं तो केवल सन देखेंगे, डाटर की बता रहे हैं तो केवल डाटर देखेंगे, और अगर बच्चों को बता रहे हैं तो सबको देखेंगे। ठीक, बस अगर इतना आपको आ गया, मान लीजिए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी से आपका काम चलेगा नहीं। एनसीईआरटी में जो थ्योरी लिखी है उसमें रटने वाला है, रट आप सकते नहीं हो। आप 1-2 पॉइंट आप रट लीजिए। देखिए जैसे ये रट सकते हो आप, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्या दिक्कत हो जाती है? तो कहो या तो रेड या तो में क्या होता है? डिफेक्ट होता है। इसी नाते रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड, ये सब रटना है। म्यूटेशन हो जाता है कहाँ? जीन में, कहोगे एक्स क्रोमोसोम, हाँ ये रटिए। कितने परसेंट में? 8% क्या मेल और 0.4% क्या फीमेल। क्यों? क्योंकि ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ है? एक्स पर है, और मेल के पास 1 एक्स और फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। बाकी आप नहीं रटोगे, रटने का कोई मतलब नहीं, अंदाजा लगा ले जाओगे। वही हाल यहां भी है। ये भी क्या है? अक्सर ये फैलती कब है? तो जब कोई एक अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल किसको देती है? सम मेल प्रोजनी। वही भी सिंगल प्रोटीन है जिससे क्लॉटिंग डिफेक्ट हो जाता है। और ये रट लीजिएगा क्वीन विक्टोरिया वाला। क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में क्या किया गया था? पेडिग्री एनालिसिस की गई थी। सिकल सेल एनीमिया में आप रट लेंगे, ये आपके रटने वाला क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है, ये बीमारी बताओ कैसी है? कैसी है? ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव है। एक क्वेश्चन। पेरेंट से आप स्प्रिंग में जाएगी कब? जब दोनों पेरेंट क्या होंगे? कैरियर। इसको भी देख लो क्या है। अच्छा एग्जाम में चाहे जिसका सवाल आ जाए, अगर क्वेश्चन आप समझ लेना कि ऑटोसोम का है तो क्रॉस एक ही तरीके से कराएंगे, वो क्रॉस देख लीजिए क्या है। हमेशा ऐसे करेंगे। ये लिखोगे कब? जब दोनों नॉर्मल। ये लिखोगे कब? जब दोनों सफर। और ये कब लिखोगे? दोनों कैरियर। ये दोनों क्या है? नॉर्मल। ये दोनों क्या है? और ये दोनों क्या है? कैरियर। मतलब ये नॉर्मल का है, ये सफर का है, और ये कैरियर का है। क्रॉस कराओ। इसका इससे कराओ, कैपिटल ए कैपिटल ए। इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ। बताओ कितने लोग नॉर्मल? कितने नॉर्मल? तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। कितने नॉर्मल? 3। कितने में से? और कितने लोग सफर? 1। यही तो है। कितने में से? 4। बस इतने आपको आना चाहिए। चाहे सिकल सेल एनीमिया का पूछे, चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया का पूछे, चाहे एल्केप्टोन्यूरिया का पूछे, चाहे एल्बुमिन का पूछे, चाहे जिसका पूछ डाले, आप ऐसे ही निकालोगे केवल। तो कह रहा बीमारी कब जाएगी? जब दोनों लोग क्या होंगे? कैरियर होंगे। फिर आपको रटना है। यहाँ 2 अलील है, एक HBA और एक, इसमें ये डोमिनेंट होगा और ये रेसिसिव होगा। 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो जो होमोजाइगस रेसेसिव होगा वो यही तो होगा। यही तो होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव यही तो है, ये वाला। यही क्या करेगा? डिजीज फिनोटाइप। जो हेट्रोजाइगस वाला होगा वो देखने में क्या होगा? नॉर्मल। लेकिन 50% संभावना है कि जीन को कहाँ भेज देगा? प्रोजनी में। हाँ यहाँ होता क्या है? ये थ्योरी का सवाल है। किसका सब्स्टिट्यूशन करना है? ग्लूटामिक एसिड का। किसका सब्स्टिट्यूशन करना है? ग्लूटामिक एसिड का। किससे करना है? उल्टा मत कर देना
एक बार वायलिन का ग्लूटामिक एसिड से करा दिया था, किसका करना है? ग्लूटामिक एसिड का। कौन करेगा? वायलिन। किस नंबर पर करेगा? 6 पोजीशन। और किस चेन में करेगा? बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये सब्स्टिट्यूशन क्यों हो गया? तो कहोगे यहां देखो ड्यू टू लिखा है, क्योंकि यहां सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हुआ है। किसमें? 6th कोडान में। वो भी किसके लिए? बीटा। कोडान था क्या? हो क्या गया? तो GAG किसमें कन्वर्ट हो गया? ये भी काम का सवाल है आपके। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जल्दी क्या करेगा? पॉलीमराइज अंडर लो O2 टेंशन। तो चेंज हो जाएगा शेप ऑफ। पहले कैसी होगी, फिर क्या हो जाएगी? सिकल शेप। क्वेश्चन रटेंगे। ये पॉइंट म्यूटेशन है, सिंगल बेस पेयर बदला है डीएनए में और एमआरएनए में। भैया अगर आप एमआरएनए पर GAG से GUG हुआ है तो डीएनए में भी तो बदला होगा। तो डीएनए का बदलाव यहां दिख रहा है, अभी तक आया नहीं, नजर पड़ेगी पूछ लेगा। देखो जरा आराम से, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं और G की पेयरिंग C से, T की पेयरिंग A से और G की पेयरिंग C से। यहां देखो कुछ चेंज दिख रहा है क्या? यहां GAG GT और यहां, तो इसका मतलब ये पेयर चेंज हुआ। देखो यहां AT ऐसे लिखा था, अब यहां, और जब ये बदल गया तो देखो यहां क्या था? इस वाले से तो बना होगा, इस स्ट्रैंड से ये, और अब इस स्ट्रैंड से बनाओ, नहीं बनेगा GUG। तो हुआ क्या? डीएनए का एक बेस पेयर बदल गया है, एक बेस पेयर बदल गया है, तो आरएनए का एक बेस बदल गया है, और जब एक बेस बदला है तो कोडान बदल गया। GAG से क्या आ गया? तो बाकी सब आगे अपने आप बदल चला गया। ठीक है, ये लिखा है एनसीईआरटी में, ये नहीं लिखा है, लिखा है लेकिन नहीं लिखा है, डायग्राम में लिखा। ठीक है, तो पूछेगा एग्जामिनर, लिख देगा कि mRNA का कोडान GAG से GUG हो गया, क्यों? तो आप बताओगे डीएनए का बेस पेयर बदल गया। क्या था? GAG GTC की जगह GTG और GAC हो गया। ये हो सकता है एग्जामिनर उठा के ऑप्शन में दे दे, तो ये आ सकता है, याद रखिएगा, काम का सवाल है। सब्स्टिट्यूशन बेस का हुआ है कोडान में और बेस पेयर का हुआ है किसमें? डीएनए में। क्लियर? और अमीनो एसिड का हुआ है किसमें? प्रोटीन में। किसकी जगह कौन आ गया? ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन। कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। अच्छा, 1 नंबर पर क्या है? यह भी पूछा जा चुका है। 1 नंबर पर क्या है? वायलिन। 6 नंबर पर होना क्या था? हो क्या गया? तो 1 वाला 6 वाले आपस में जुड़ जाते हैं। फिर आ गया फिनाइल कीटोन्यूरिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया पूछे, चाहे सिकल सेल एनीमिया पूछे, चाहे थैलासीमिया पूछे, क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर नॉर्मल, और स्मॉल ए सफर। क्या है? इनबार्न एरर है। ये भी कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या नहीं बनता है? एंजाइम जो कन्वर्ट करता है किसको? फिनाइल एलानाइन को किसमें? टायरोसिन। तो क्या इकट्ठा होने लगेगा? फिनाइल एलानाइन किसमें कन्वर्ट होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड। और जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड इकट्ठा होगा तो कहाँ जाएगा? ब्रेन में। तो क्या दे देगा? ये एक्सक्रीट होगा किसमें? यूरिन में। तो नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। थैलासीमिया में रटना है। ये इतनी कहानी जो लिखी है वो भले ही आपको याद ना रहे, सिर्फ 4 लाइनें याद रखेंगे। पहला सवाल, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन बनी थी लेकिन खराब बनी थी। 6 नंबर पर क्या गया था? वायलिन। तो क्वालिटी खराब हुई कि क्वांटिटी?
क्वालिटी खराब हुई। तो इसी नाते सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिफेक्ट, बात खत्म। अब आ जाओ थैलासीमिया। थैलासीमिया में कभी अल्फा चेन नहीं बनती है और कभी बीटा चेन नहीं बनती है। जब अल्फा चेन ना बने तो अल्फा थैलासीमिया और बीटा ना बने तो बीटा थैला। अल्फा चेन कब नहीं बनेगी? जब म्यूटेशन होगा 16वें क्रोमोसोम में। और बीटा कब नहीं बनेगी? जब म्यूटेशन होगा 11वें क्रोमोसोम में। अल्फा थैलासीमिया के लिए 2 पेयर जीन है और बीटा थैलासीमिया के लिए 1 पेयर जीन है। बस इतना आप याद रखेंगे। तो क्वांटिटेटिव कौन और क्वालिटेटिव कौन? क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव है थैलासीमिया और क्वालिटेटिव सिकल सेल एनीमिया। अब आ जाओ ये भी बीमारी कैसी है? तो बताओ सफर कब होगा? जब होमोजाइगस रिसेसिव होगा। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब ये कंडीशन होगी। ब्लड डिजीज है, पेरेंट है, आप स्प्रिंग में कब जाएगी? जब दोनों पेरेंट क्या होंगे? कैरियर। यही हाल तो ऊपर भी लिखा था, मतलब हेट्रोजाइगस। डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू म्यूटेशन या डिलीशन। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एक ग्लोबिन चेन। या तो क्या नहीं बनेगी, या तो बीटा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, एनीमिया आ जाएगी। बीमारी का नाम थैलासीमिया। कौन सी चेन खराब है? जैसे अल्फा थैलासीमिया में क्या खराब है और बीटा वाले में क्या खराब है? बीटा चेन। यहां से रटेंगे। अल्फा थैलासीमिया कंट्रोल्ड बाई, क्या लिखा है? कौन से? और क्रोमोसोम कौन सा? 16। खत्म। तो या तो एक जीन खराब होंगे या तो एक से ज्यादा 4 जीन। ठीक है, और जितना ज्यादा जीन खराब उतना चेन कम बनेगी। अब आ जाओ बीटा थैलासीमिया, क्या लिखा है? कौन? HBB। कहाँ है? 11। तो या तो एक जीन में म्यूटेशन या तो दोनों में म्यूटेशन। अंतर देखिए, कौन क्वालिटेटिव है और कौन क्वांटिटेटिव है? सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव और थैलासीमिया क्वांटिटेटिव। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जानते हो क्या होता है? यहाँ क्रोमोसोम का नंबर बदलता है। तो सिर्फ 2 लाइनें आप याद रखेंगे। इधर देखो जरा, अगर किसी में 2n नंबर है, ठीक, देखो क्या हुआ, 2n से नंबर बढ़ करके 3n हो जाए या 4n हो जाए तो इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक, और देखो 2n की जगह 2n में एक नंबर बढ़ जाए, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम हैं, बढ़ के 47 हो जाए, या 2n में 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। 2n में एक क्रोमोसोम घट जाए या 2n में 2 क्रोमोसोम घट जाए। ऐसी कोई भी कंडीशन होगी तो इसको क्या कहोगे? बस इसको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2n से 3n 4n 5n 8n जो भी होता चला जाए, पूरा सेट मल्टीप्लाई कर जाए तो पॉलीप्लॉइडी। लेकिन पूरा सेट मल्टीप्लाई ना करे, 1 या 2 बढ़ जाए या घट जाए तो क्या कहोगे? एन्यूप्लॉइडी। अब देखो क्या लिखा है, टिक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर हो क्या? सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो क्या हो जाएगा? या क्या हो जाएगा? किसी एक क्रोमोसोम का, तो क्या कहोगे? मैं फिर से रिपीट, जितना लिखा है एज सच याद रखिएगा। मैं एग्जाम्पल से आपको दिखा देता हूं। इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये मान लो क्रोमोसोम का पेयर है, नियम ये है कि ये अलग होके इधर जाए और ये अलग होके इधर जाए, लेकिन ये अलग ही नहीं हुए। अगर अलग नहीं होंगे तो क्या होगा? तो किसी एक तरफ चले जाएंगे, तो जिधर जाएंगे उधर एक एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा?
जिस गैमीट में जाएंगे उसमें एक एक्स्ट्रा चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन से नेट भी क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा, और जिधर नहीं गया होगा उधर उधर एक कम हो जाएगा। फिर से रटो, यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एन्यूपुलाइडी क्या है, तो कहोगे फेल हो जाए क्या, ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग, तो या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, तो क्या कहोगे, एग्जाम्पल समझो, डाउन सिंड्रोम में क्या हो गया, गेन, इसमें, और टर्नर में क्या हुआ, लॉस, इसका एक्स का, किसमें, फीमेल। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा पॉलीपोलाइडी क्या है, तो आंसर ही बदल दोगे, कह दो फेल हो जाए क्या, किसके बाद, तो या तो इंक्रीज कर जाएगा क्या, यहां क्या लिखा है, होल सेट ऑफ, तो कहोगे क्या, वो अलग बात है, ऑफन सीन इन, आया हुआ सवाल है, पॉलीपोलाइडी किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। तो आराम से देखें, हमारे पास 2n नंबर कितना है बेटा, 46, बढ़ के 47 हो जाए एन्यूपुलाइडी, और बढ़ के सॉरी घट के 45 हो जाए तो भी एन्यूपुलाइडी। ये क्या है, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 23 जोड़े हैं, 22 क्या है ऑटोसोम, एक क्या है सेक्स, इंडिविजुअल में होता है, जनरल कहानी लिखी कोई मतलब नहीं। डाउन सिंड्रोम जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, कुछ बचा नहीं है, एक क्रॉस भी करवा के सवाल आ चुका है, तो क्रॉस वाला आएगा तो सिंपल ऑटोसोम की तरीके से क्रॉस करेंगे, क्योंकि इससे क्रोमोसोम का मसला इसमें है नहीं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो पता ही है क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी, तो लॉस है कि गेन है, लॉस है कि गेन है, गेन है, कितने क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम का, किसमें, तो क्या कहोगे, किसका, 21 का। सबसे पहले किसने खोजा, सिर्फ इनका नाम डाउन है, क्रोमोसोम की संख्या डाउन नहीं है, मत समझना कि संख्या कम हो गई है, नाम क्या है डाउन, संख्या क्या कर गई, बढ़ गई। जो इफेक्टेड इंडिविजुअल कैसा होगा, स्मार्ट स्टेटर, और क्या, राउंडेड हेड, और क्या, फॉरवर्ड टंग, और क्या, पास, पाम कैसे होंगे, ब्रॉड, क्या होगा, पाम ग्रिज, और फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल रिटार्डेशन। और सुनो, यहां जो क्वेश्चन लिखे हैं ये भी एग्जाम में आए हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम की पहचान, देखो यहां कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, इसका एक एक्स्ट्रा है। एक बात, इसका सिर का पीछे का हिस्सा फ्लैट बैक, और आगे का हिस्सा, आगे का फ्लैट पीछे का फ्लैट, दोनों तरफ से फ्लैट है, ठीक है, आगे से भी फ्लैट और पीछे से भी फ्लैट। ये क्या लिखा है, मैनी लूप ऑन फिंगर, और क्या है, ये क्या लिखा है, झुर्रियां कहाँ, रिंकल्ड का मतलब झुर्रियां पड़ जाना, तो लोगों को चेहरे पड़ती, इनके कहां पड़ जाएंगे, इनके टंग पर पड़ जाएंगे, ठीक है, और इनको जन्मजात हार्ट डिजीज। तो जितना यहां लिखा है ये भी एग्जामिनर के काम का है। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फिर एडिशनल लिखा है, एडिशनल मतलब गेन, क्या एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो टोटल कितने हो गए, तो कंडीशन ये हो जाएगी, 2n का मतलब 46, लेकिन हो गया है 2n + 1, तो हो जाएगी क्या 47, लिखा कैसे जाएगा, तो लिखा ऐसे जाएगा 44 + xxy। एक क्वेश्चन इधर देखो, हो जाएगा 2n - 1, हो जाएंगे 45, लिखा जाएगा 44 + xo, बस यही याद रखना है। ये क्या है, क्लाइनफिल्टर है, और ये क्या है,
टर्नर है। ये कब बना? एक बार 2015 में ये सवाल आया है, ये कब बनेगा? ये 3x हो गए ना, यहाँ क्या है 2x 1y। अब ध्यान से सुनना, जो बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी वही पूछी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम कब होता है, तो आप ऐसे कहोगे कि जब कभी ऐसा हो जाए कि ओवम होते कितने हैं फीमेल के पास, तो ओवम बनने के दौरान होना क्या चाहिए, एक यक्स यहां जाइए, एक यक्स यहां जाना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, एक ओवम में चले गए दोनों यक्स और दूसरे ओवम में कोई यक्स गया ही नहीं। अब जरा बताओ, अगर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन इससे हुआ तब तो ये बनेगा, और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन अगर इससे हुआ तो ये बनेगा। तो ये कब होता है, तो ध्यान से सुनना, याद कर लेना। क्लाइनफिल्टर कब होता है, तो कहोगे जब नॉर्मल स्पर्म का फर्टिलाइजेशन एबनॉर्मल ओवम से होता है, जिसमें पहले से ही क्या होते हैं, दो यक्स होते हैं। फिर टर्नर कब होता है, तो कहोगे जब नॉर्मल स्पर्म का फर्टिलाइजेशन एबनॉर्मल ओवम से होता है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। दोनों बीमारियां चाहे ये हो चाहे ये हो कब होती हैं, जब ओवम एबनॉर्मल बनता है। इस वाले में ओवम के पास पहले से ही क्या था, दो एक्स थे, और इस वाले में ओवम के पास एक्स था ही नहीं। तो यहाँ रिजल्ट में क्या हुआ, दो एक्स आ गए और यहाँ एक्स क्या हो गया, गायब हो गया। क्लियर है? चलो अब इधर पढ़ते हैं। एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम, ये कंडीशन बन जाएगी। देखने में ओवरऑल मैस्कुलाइन होगा, लेकिन फेमाइन डेवलपमेंट। मेल में क्या डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट का कहोगे क्या, गैनेकोमैस्टिया, लेकिन इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, स्टेराइल। ये भी रट लीजिएगा, ये शॉर्ट स्टेटेड फेमाइन कैरेक्टर, ठीक है, अंडर डेवलप फेमाइन कैरेक्टर। ये किसमें है, ये टर्नर में है। अब देखो, डिसऑर्डर काज ड्यू टू, यहाँ क्या लिखा है, एब्सेंस का मतलब लॉस क्या, एस क्रोमोसोम। तो टोटल 45 विद क्या होगा, 45 विद एक्सओ का मतलब ये होता है, चाहे क्या बोलो 45 विद एक्सओ, और चाहे क्या बोलो 44 प्लस एक्सओ। तो क्या होगा, ऐसी फीमेल में क्या होगी, रेडिमेंट्री ओरी होगी। यहां पर क्या नहीं पाए जाएंगे, तो नो प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ना तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा और मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, ना तो ओवम बनेगा, ना ही ओवुलेशन होगा, और ना ही क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। तो ये भी क्या होंगी, स्टेराइल होगी। ये रट लेंगे और ये भी रट लेंगे। टाल स्टेटेड फेमाइन कैरेक्टर, टाल स्टेटेड फेमाइन कैरेक्टर क्लाइनफिल्टर, और शॉर्ट स्टेटेड अंडर डेवलप फेमाइन कैरेक्टर टर्नर। एक और जो याद रखना है, जरा बताओ ये कब बना, जो आया है सवाल, एक्स 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 कब बना, तो 3 एक्स कैसे आएंगे, बस ये सोच लो बस। तो कहोगे नॉर्मल स्पर्म विद 1 एक्स एंड एबनॉर्मल ओवम विद 2 एक्स। अच्छा ये कब बनेगा, नॉर्मल स्पर्म विद वाई एंड एबनॉर्मल ओवम विद, अच्छा ये कब बनेगा, इसमें नॉर्मल स्पर्म विद एक्स है और एबनॉर्मल ओवम विदाउट एक्स है। ये 3 आपके पास हैं, तीनों में कहां गड़बड़ी है, ओवम में गड़बड़ी है, तीनों में स्पर्म क्या है, ठीक है। कल पढ़ाएंगे नया चैप्टर, कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस।